तो आज का टॉपिक है कि ये जो अवस्थाएं हैं जिनका मैंने आपको पिछले 4 दिनों में एक एक करके जिनका इंट्रोडक्शन दिया, मैंने जिनका परिचय आपको दिया और थोड़ी बहुत उपयोगिता भी बताई। तो आज का टॉपिक है कि इन अवस्थाओं को यदि कोई आदमी जान ले, इनका ज्ञान कर ले, तो इनसे क्या बेनिफिट होता है उस आदमी को और बाकी लोगों को भी। उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या इनकी अच्छी खासी क्या उपयोगिता है। इनको कहा जाता है कि भाई ये बहुत बड़ा ज्ञान है, बड़ा ही इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, जीवन की दिशा बदल देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, ब्रह्म ज्ञान है, तोप है। जैसे अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र होता है जिसकी कोई काट नहीं होती, इतना जोरदार, इतना जिसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा ये ब्रह्म ज्ञान मतलब इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है कि जितना महत्व बोलो उतना वो कम ही पड़ जाता है। माने इसीलिए उसका नाम ब्रह्म ज्ञान रख दिया, माने सबसे बड़ा ज्ञान। तो क्या है इसमें ऐसा, क्या ये इन अवस्थाओं का ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है क्या? तो ये पता चलता है किसी भी चीज की उपयोगिता से। मतलब कोई चीज अगर हमारे जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करने में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होती है, एक अनिवार्य चीज साबित होती है, तो वो तो सच में बड़ी बात होगी। अगर कोई ज्ञान ऐसा कर दे कि आदमी के जीवन में केवल और केवल सुख ही सुख रहे, दुख हो ही ना, जो कि जीवन का उद्देश्य है, पूरा उसका जीवन सुख से भर दे, और केवल उसका ही नहीं सबका, और केवल वर्तमान में ही नहीं भविष्य में भी, तो सचमुच में ज्ञान तो बहुत बड़ा होगा, विशेष होगा, महत्वपूर्ण होगा, अति महत्वपूर्ण होगा बल्कि। तो अब हम लोग एक एक अवस्था का देखेंगे कि इन एक एक अवस्थाओं से क्या क्या ऐसी ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन अवस्थाओं को जानने से, जैसे जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, तुर्या अवस्था है, इन चारों अवस्थाओं को जानने से ऐसा क्या ज्ञान मिल जाता है जिससे कि आदमी के जीवन के उद्देश्य को पूरा करने की आधारशिला ये रखते हैं, या इसके थ्रू आधारशिला रखी जाती है। और इस ज्ञान की अनुपस्थिति में वो सब कुछ संभव नहीं है। मतलब ये कितना अति महत्वपूर्ण आप इसको समझ सकते हैं कि केवल मात्र एक ही तरीका है जीवन को सुखी करने का कि कोई इन चारों अवस्थाओं को जान ले। अगर इन चारों अवस्थाओं को नहीं जान पाता है तो वो संपूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकता। इतना महत्वपूर्ण ये ज्ञान है। तो आज का टॉपिक है कि जागृत अवस्था को जानने के क्या लाभ हैं। जान लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा। जागृत अवस्था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताई थी कि जागृत अवस्था का मतलब है कि ये जो जागी हुई अवस्था है जिसमें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप वहाँ पे सुन रहे हैं, सुबह उठने के बाद और रात के सोने तक जो हम जिस अवस्था में रहते हैं, ये जागृत अवस्था है। तो कह रहे हैं कि जागृत अवस्था का जो ज्ञान है वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। मतलब जो व्यक्ति इस अवस्था का ज्ञान प्राप्त कर लेगा उस व्यक्ति को कुंजी मिल जाएगी अपनी सभी मनोकामनाओं को, और मनोकामनाओं का मतलब यहाँ इच्छा है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने की। इस अवस्था के ज्ञान से उसको वो अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, वो समझ मिल जाएगी, वो ज्ञान मिल जाएगा, वो कुंजी मिल जाएगी, वो तरीका मिल जाएगा, वो उपाय मिल जाएगा, जिसके माध्यम से वो अपनी संपूर्ण कामनाओं को, माने जो जागृत जगत से संबंधित है, क्योंकि यहाँ जागृत जगत की बात हो रही है, तो जो जागृत आपकी जागृति से संबंधित जितनी भी आप यहाँ इच्छाएं करते हैं वो आपकी पूर्ण हो जाती हैं। इस मांडुक्य उपनिषद में ये नहीं लिखा कि इच्छाओं को करना छोड़ो, इच्छाएं करना खराब है, इच्छाएं करना जो है वो मोक्ष के रास्ते में अटकाव है। मोक्ष वगैरह का तो इस उपनिषद में इस्तेमाल ही नहीं हुआ कहीं पर भी। मोक्ष शब्द का इस्तेमाल इसने नहीं किया। इसने किया कि यदि आप जागृति अवस्था का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो संपूर्ण
आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने लगती हैं। पूरी होने लगती हैं मतलब वही तो आप चाहते हैं, वही तो जब से हमारा जन्म होता है पहली सांस शुरू होती है और जब तक हम मरते हैं, माने जब तक भी हमारा जीवन है, जब तक भी हम जीते हैं, हम सदा सदैव यही चाहते रहते हैं कि हमारे अंदर जो भी इच्छा पैदा हो उसकी पूर्ति होती रहे और हम सुखी बने रहे। तो आप समझ सकते हो कि क्योंकि जागृत में हम जितनी सारी इच्छाएं करते हैं उसमें से सभी हमारी पूरी नहीं होती, और जो पूरी भी होती हैं तो वो भी उस तरह से नहीं होती जिस तरह से हम चाहते हैं। मतलब बस पूरी हो जाती है। जैसे ठीक है, प्यास लगी है तो हम तो कभी शरबत पीना चाहते हैं, कभी लस्सी पीना चाहते हैं, कभी ये पीना चाहते हैं, कभी वो पीना चाहते हैं, कभी जूस पीना चाहते हैं। माने प्यास बुझाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, केवल पानी ही तो नहीं है। तो ठीक है, प्यास तो बुझ जाती है, पानी तो लगभग सबको मिल ही जाता है, लेकिन हर बार तो हम पानी से ही तो प्यास नहीं बुझाना चाहते। भूख लगती है तो हर बार तो ऐसे ही खामू-खां का खाना नहीं खाना चाहते। खाना रोज बदले भी, उसका टेस्ट भी बदले, वो टेस्टी भी हो, वो अच्छी सुगंध देने वाला भी हो, वो पौष्टिक भी हो। मतलब हमेशा वो हमें खाने में, सूंघने में, पचाने में, हेल्थ के रूप में प्रसन्नता ही देता रहे, सुख ही देता रहे, ऐसा भोजन होना चाहिए। अभी तो बड़ा मुश्किल होता है। अभी जब मैं ऋषिकेश में था तो एक साधु के साथ में घूमने गया था, 15-20 दिन का टूर। जब लॉकडाउन का पीरियड जस्ट खत्म हुआ था बस, तो अब सब लोग एक ही जगह रह रह के पक चुके थे, बोर हो चुके थे बुरी तरह से। वो तो और भी ज्यादा बोर हो चुके थे, मैं तो कम से कम दिल्ली से वहां गया था, मेरा तो कुछ चेंज भी हो गया था। तो उन्होंने कहा कि भाई यार चलो, नहीं तो पागल हो जाएंगे एक जगह रहते रहते। तो चलो ठीक है, हम लोगों ने स्कूटर उठाए, बैग उठाया और चल दिए। अब आप समझ लो कि 15-20 दिन का हमारा टूर था, एक या दो जगह खाना मिला होगा हमें जिसमें कुछ तृप्ति हुई, जो स्वादिष्ट सा लगा। खाना तो एक ही जगह का समझो, एक जगह का तो ब्रेकफास्ट था। उसके अलावा जितना भी खाना खाया हमने, जहाँ जहाँ भी हम रुके रेस्टोरेंट में, किसी खाने में कोई स्वाद नहीं था, बस पेट भरने के लिए खाया, कोई टेस्ट नहीं था। आप सोचिए, तो पेट भर लेना ही तो जीवन का उद्देश्य नहीं है ना। तो नहीं मिला। अभी क्यों नहीं मिला? ऐसा नहीं था कि रेस्टोरेंट नहीं थे, ऐसा भी नहीं था कि खाना कोई महंगा था हम खरीद नहीं सकते थे ना। क्या था कि अभी रेस्टोरेंट में लोग ऐसे ही घर भर में सीख साख के यूं ही कुछ भी बनाते हैं, और उनको लगता है कि बस कुछ भी मसाला डाल दो, मिर्च डाल दो, बस हो गया, खाना बन गया, बस आग पे रख दो, पक गया बस। कोई ढंग से कुकिंग सीखने का उनका कोई वो नहीं है। और जहाँ है भी तो वो तो महंगा है, सबके पास पैसे होते नहीं तो सब सीख नहीं सकते। कोई थोड़े बड़े कोई लोग सीखते हैं तो वो बड़े बड़े जो होटल हैं, 5 स्टार, 3 स्टार, 7 स्टार, उसमें चले जाते हैं। अब वहाँ तो हम नहीं खा सकते, वहाँ तो बहुत महंगा खाना होता है, एक ही समय का खाना होता है 250, 300, 400 रुपए का। ऋषिकेश में मैं कई साल रहा हूँ, कोई 2-4 जगह है वो भी महंगी वाली है जो खाना थोड़ा ठीक बनाती हैं, नहीं तो बाकी महंगी वाली भी और सस्ती वालियों का तो और बुरा हाल है। कोई खाने में स्वाद नहीं होता, बस पेट भरने के लिए खाना होता है, मजबूरी टाइप का है। तो अब यहाँ क्या कमी है? सामान की कमी नहीं है, सामान वही सब गिर रहा है, उतना ही कॉस्ट का गिर रहा है। किस बात की कमी है? बस बनाने वाले के ज्ञान की कमी है। जो वहाँ बनाने में लगाया हुआ है वो उस चीज का एक्सपर्ट नहीं है, इसका ज्ञानी नहीं है, इसका ज्ञान उसको नहीं मिला है। तो ज्ञान इतनी बड़ी चीज है। पदार्थ है सारा, सब्जी है, फ्रेश ही है, ऋषिकेश में फ्रेश सब्जी ही जैसी आती है, सब कुछ है वहाँ पे, दाल है, आटा है, सब कुछ। पदार्थ लगभग वही का वही है जो 7 स्टार में यूज होता है, जो ढाबे में यूज होता है। पदार्थ में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है पदार्थों में, लेकिन एक बड़ा अंतर है, तो वो है बनाने वाले का। क्योंकि वो परोसना और फर्नीचर वगैरह का भी अंतर होता है, और एसी रूम और उसका। लेकिन हम तो यहाँ स्वाद की बात कर रहे हैं, एसी रूम और उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि उत्तराखंड में उसकी कोई बहुत जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ठंडा होता है, ऑलरेडी फ्रेश एयर होती है, तो वो कोई बहुत वहाँ जरूरत की बात नहीं है। वहाँ जरूरत की बात बस एक ही है कि बस स्वादिष्ट खाना बना बनाया मिल जाए। हाँ हाँ हाँ,
तो अब खाना बढ़िया नहीं, तो खाना बढ़िया नहीं तो जैसे तैसे पेट में खाओ, मजा नहीं आया वो मजा खराब। जब टेस्टी खाना ही नहीं खाया तो पाचन शक्ति फिर उतने अच्छे से काम नहीं करती है, क्योंकि स्वाद ही नहीं आया। तो फिर शक्ति करने में परेशानी, मिर्च वहाँ बहुत डालते हैं, जो मिर्च नहीं खाते उनके लिए ये एक और समस्या। तो ज्ञान होना अपने आप में बड़ी चीज है। माने ठीक है, पदार्थ आपको बाहर से मिल रहे हैं, कोई लोग पैदा कर रहे हैं, हालांकि वहां पर भी प्रॉब्लम है। जहाँ पर लोग पदार्थ पैदा कर रहे हैं खाने पीने के, तो वो भी कोई कोई बहुत उसमें खाद लगाए दे रहा है, कोई कुछ करे दे रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम है सारी। लेकिन आप सोचो कि अगर ये सारा ज्ञान हो और इसी ज्ञान के अकॉर्डिंग सारे काम हों, खेती ज्ञान के अकॉर्डिंग हो, कुकिंग ज्ञान के अकॉर्डिंग हो, इन चीजों का जो संरक्षण है, माने जो रख के रखते हैं स्टोर करके, वो स्टोरेशन भंडारण ठीक से हो, तो आप सोचो कि खाने की क्वालिटी क्या, मजा आ जाएगा। और रोज रोज मजा आ जाएगा। 2 टाइम हम लोग खाते हैं, 2 टाइम 3 टाइम। तो अब ये सब कैसे हो सकता है? ये सब इसी जागृति जो अवस्था है, इसके ज्ञान से ये सब संभव है। कैसे संभव है? देखो, सुबह से लेके जब आप उठते हैं बिस्तर में से और रात के सोने तक आपकी जो भी प्रक्रियाएं चलती हैं वो सब जागृत वाली प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, माने जागृत प्लेटफॉर्म पर हो रही है। स्वप्न और सुसुप्ति की प्रक्रियाएं आपको कहाँ होती है? वो बेड पर होती है। रात को मान लिया आप 10 बजे सोते हैं और सुबह 6 बजे उठते हैं, तो वो 8 घंटे की 9 घंटे की वो प्रक्रियाएं आएंगी आपकी दूसरी स्टेज की और तीसरी स्टेज की, स्वप्न और सुसुप्ति की। फिर वो स्वप्न जो अवस्था है वो कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, वो विशेष लाभदायक है, उनके थ्रू बाकियों के लिए लाभदायक होगी, तो उस पर आगे बात करेंगे। आज जो जागृत अवस्था है ये सबके लिए कॉमन है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्य मुख्य हैं। तो पहला है ज्ञान वाला। आप ये बात समझ ही चुके होंगे कि बिना ज्ञान के जो कार्य होते हैं, जो कर्म होते हैं, उनका कोई बहुत मूल्य नहीं है, कोई बहुत मान नहीं है उनका, कोई बहुत मजा नहीं है। बड़ा स्थूल स्थूल सा जीवन रहता है, बड़ा मोटा मोटा सा, जैसा आप देखते ही थे आज से 200-400 साल पहले का जीवन। बस जैसे तैसे पैदा किया, खा लिया और बैठ गए, बस उतना ही जीवन था। कपड़े होते नहीं थे, रजाइयाँ वगैरह होते नहीं थे, खाट वाट ठीक से होती नहीं थी, कुर्सी ये सब कुछ था नहीं, झोंपड़ियाँ होती थी, घर भी नहीं होते थे। तो लगभग उसके पहले तो और भी मुश्किल था, जंगली टाइप का जीवन था, जंगल में, जब और भी ज्ञान कम था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा बाहर का ज्ञान है, ये जागृत अवस्था का ज्ञान है जो आप देख रहे हैं। जितने साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं, ये सब जागृत अवस्था के ज्ञान को ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। जितने मनोवैज्ञानिक हैं वो सब इस जागृत अवस्था में ही बाहर से जानने का काम कर रहे हैं, मतलब जागृति के हिसाब से, माने किस चीज के लिए आदमी कैसे रिएक्ट करता है, उस बात को देख कर जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये ज्ञान है, चेतना को अंदर से जानने पर ज्यादा अच्छे से आता है, मगर वो बाहर से जानने की, माने जागृति से इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना जान पा रहे हैं उस आधार पे वो प्लानिंग और ये सब चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि बाहर से आप उतना ठीक से जान नहीं सकते, इसलिए वो जान नहीं सके, और वो वो बात इन ज्ञानियों में और इनके द्वारा और दूसरों के लिए आ नहीं सकी ठीक से। तो बाहर जागृति में जानने का मतलब, पहले बाहर से मनुष्य को जाना जाए कि भाई मनुष्य सुबह 8 बजे से लेके और रात के 10-12 बजे तक करता क्या है, किन एक्टिविटीज में लगा रहता है, क्यों लगा रहता है। ये प्रश्न उठता है सीधा सा। जब कोई इस जागृति स्थिति को, जागृत स्टेज को, जागृत जो प्लेटफॉर्म है, इसको जानने समझने चलेगा, इसके वो सारे फैक्टर जो उसके डेली बेसिस के यूज में आते हैं, तो आम आदमी के डेली बेसिस के यूज में और जो बुद्धिमान लोग हैं वो सभी के जीवन की, क्योंकि उनका फ्रेम बड़ा होता है, जानने समझने का विशेष होता है और विशेष गहराइयों में जाते हैं। तो वो देखते हैं कि भाई ये आदमी सुबह से उठता है और मतलब जो वो स्वाभाविक रूप से जी रहा है, जो भी उस समय व्यवस्था हो उसके अंदर ये उठता है। इसमें कोई अमीर है, इसमें कोई मध्यम वर्ग है, इसमें कोई एकदम गरीब है, इसमें कोई एकदम भिखारी है,
ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग उनको दिखाई पड़ रहे हैं बाहर से, और देख रहे हैं कि लगभग सभी सुबह उठ जाते हैं। कोई 6 बजे, कोई 4 बजे, कोई 8 बजे, कोई 5 बजे उठ के, और सारे दिन ये कुछ प्राप्त करने के लिए लगते हैं। ये क्यों प्राप्त करने के लिए लगते हैं? लेटे ही क्यों नहीं रहते, उठते क्यों हैं? तो इस अवस्था को जानने के लिए जब इस प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं तो ये इस अवस्था को जानने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब सीधी सी बात है कि कोई भी अवस्था के ज्ञान को आम आदमी तो करेगा नहीं। आम आदमी का तो आम आदमी जैसे ज्ञान रहता है, उसके ज्ञान का कोई बहुत मतलब भी नहीं रहता। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं उन्हीं के ज्ञान का कोई मतलब होता है, उन्हीं का ज्ञान थोड़ा ज्यादा निश्चित, ज्यादा सही, और उसका ही कोई उपयोग हो सकता है भविष्य के लिए। तो हम यहाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब जो टॉपिक चल रहा है वो अवस्थाओं के ज्ञान का चल रहा है। तो आज का और 3 दिन और जो टॉपिक चलेगा वो इन अवस्थाओं के ज्ञान का चलेगा। तो ये ज्ञान वाली बात है, मतलब तो इसको आप ना समझिएगा कि ये सबके लिए है। ये उन्हीं के लिए है जिन्हें ज्ञान में रुचि है, विशेष ज्ञान में, गहरे ज्ञान में। तो ये उन्हीं के लिए चैप्टर है, उन्हीं को इससे कुछ समझ में आएगा। बाकी लोग तो इससे थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि ज्ञानियों की इम्पोर्टेंस क्या होती है उनके जीवन में। तो बाहर आप जैसे देख रहे हैं कि बाहर इतने सारे साइंटिस्ट हैं, वो रिसर्च में लगे हैं और प्रकृति के ज्ञान को खोज खोज कर दे रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजीज में चेंज कर रहे हैं, और आम आदमी के जीवन तक को वो आसान, सुखद, ये सब बनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि अभी सारा ज्ञान तो आया नहीं है, टुकड़ों टुकड़ों में ज्ञान आ रहा है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो सारा ज्ञान अभी कंपाइल नहीं हुआ है। तो जितना हिस्सा आ जाता है उतने हिस्से से जो फायदा हो सकता है उसको करने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि अभी बहुत सारे गैप हैं, चेतना के बारे में अभी जाना नहीं गया है ठीक से, तो कोई ऐसा कंपाइलर अभी बना नहीं है कि जिसमें उन सारे इन ज्ञानों को सेट कर दे। जैसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी, जिन्होंने साइंस थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के पहले, मेंडलीफ की आवर्त सारणी नहीं थी, उसके पहले जो जो एलिमेंट की खोज हो रही थी वो ऐसे ही लिखे हुए थे। लेकिन मेंडलीफ को लगा कि यार इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे करके अंतर है, तो उसने उनके सीक्वेंस बना दिए और बाकी कई एलिमेंट को उनकी जगह खाली भी रहेगी। वो बोला कि ये एलिमेंट भी होने चाहिए, अभी इनकी रिसर्च तो नहीं हुई है मगर ये होने चाहिए। जब इनकी रिसर्च होगी और ये नंबर निकल के आएगा तो उनको इस खाने में रख देना। बात भी ठीक निकली उसकी। उसकी सारणी बढ़ने के बाद में कई एलिमेंट्स की खोज हुई, कई आइसोटोप्स की खोज हुई चीज़ों की। तो इस तरह से वो सेटिंग हुई। तो ये एक थोड़ा सा कंपाइलिंग हो गया। तो अभी ऐसा कोई कंपाइलर नहीं आया है मुझसे पहले कि जो अब तक के जितने भी ज्ञान खोजे जा चुके हैं उनको एक सीक्वेंस में रख दे और बता दे कि अभी यहाँ बीच बीच में जगह खाली है, अभी इनके ज्ञान आने बाकी है। जब आ जाएंगे तो वो यहाँ फिट हो जाएंगे। बाकी जो आ गए हैं उनको ऐसे ऐसे अगर हम कंटिन्यू करेंगे, ऐसे एक दूसरे को जोड़ेंगे और एक दूसरे के साथ में उनको रख के और उसका उपयोग करेंगे तो एक पूरा का पूरा रिसाइकल का प्रोसेस बन जाएगा। कोई चीज यहाँ पे कहीं रुक नहीं जाएगी। तो उसके लिए फिर ऐसा इकोनॉमिक्स चाहिएगा, ऐसा ये चाहिएगा, ऐसा वो चाहिएगा। ठीक है, आदमी ऐसी अवस्था में बेईमान भी हो जाता है, ऐसी अवस्था में ईमानदार रहता है। तो एक ऐसी अवस्था का क्रिएशन हो व्यवस्था के द्वारा कि आदमी ईमानदार ही रहे, उसको बेईमान होने की स्थिति में जाना ना पड़े। तो ये सारी चीजें जो धीरे धीरे जानते चले जाते हैं। पहले कोई कुछ ज्ञान लेके आ रहा है, किसी ने केमिस्ट्री का ज्ञान निकाला, किसी ने फिजिक्स का निकाला, किसी ने बॉटनी जूलॉजी का निकाला, फिर उसमें और खोजें हुई और खोजें हुई और खोजें। ये क्या हो रहा है, ये जागृत अवस्था के ज्ञान में सब लगे हुए हैं। तो सीधी सी बात है, जब ये ज्ञान पूरा खोज लिया जाएगा तो आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति तो हो ही जाएगी, इसमें तो कोई दो राह है नहीं। क्योंकि अभी जितना जितना जान लिया गया है उसी से बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। कम से कम जिन जिन बारे में जान लिया गया उन बारे में तो हो रही है। अभी तक व्यवस्था के बारे में ठीक से नहीं जाना गया था तो वो उसकी प्रॉब्लम थी, वो वाला काम मैंने कर दिया है। साइंटिस्ट और ज्ञानों में लगे ही हुए हैं। ये काम पूरा हो जाएगा तो एक सही दिशा में बात चलने लगेगी। तो बाकी के हिस्से भी जो रह गए हैं खोजने खाजने के लिए, जानने के लिए, उनमें लोग लगने लगेंगे। क्योंकि सबको एजुकेशन होगी तो उसमें किसी की गति किसी तरफ होगी,
किसी का इंटरेस्ट किसी तरफ होगा, तो वो वाले हिस्से भी, उन पर भी काम शुरू हो जाएगा जो अभी तक ठंडे बस्ते में डले हुए हैं किन्हीं कारणों से। तो ये सब जागृत अवस्था के ज्ञान के लाभ हैं। तो मैंने कौन सा वाला हिस्सा उठाया? मैंने उठाया चेतना वाला हिस्सा, क्योंकि बिना चेतना वाले हिस्से को जाने, जो जागृत चेतना वाले हिस्से को जाने, हम व्यवस्था को नहीं बना सकते। क्योंकि जिसके लिए व्यवस्था बनानी है, अगर उसी को नहीं समझते हैं तो व्यवस्था फिर वैसे ही बनेगी जैसे अब तक बनी है, कि ऐसे ही कुछ भी जोड़ तोड़ के बना दिया और आदमी को फिर उसमें सेट करने में लगे हैं। क्योंकि आदमी के बारे में तो मालूम ही नहीं ना कैसा है, तो उसके हिसाब से तो व्यवस्था की संरचना की नहीं जा सकती अब तक। तो फिर लेकिन व्यवस्था तो चाहिए, तो कोई भी व्यवस्था बना दी, जैसे पूंजीवाद बना दिया, किसी ने समाजवाद बना दिया, किसी ने साम्यवाद बना दिया, ऐसे जिसको जो भी कुछ सोचने समझने में आया। मनुष्य के हिसाब से नहीं बनाई व्यवस्था इसने, भाई ये मनुष्य के लिए व्यवस्था है, तो मनुष्य कैसा है पहले उसको जानने की कोशिश की भी होगी लोगों ने, कोशिश जानने की। ये बात उनकी समझ में आई भी होगी कि इसके जाने बिना कैसे व्यवस्था कंप्लीट होगी, पर चूंकि उस समय नहीं जान सके तो नहीं हो सकी। तो मुझे चूंकि ये सवाल उठते थे तो मैं इसको जानने में लगा। तो मैंने तो फिर इसका एक पक्ष, दो पक्ष, तीन पक्ष, चार पक्ष, ये सारा ही जान डाला, और कम से कम व्यवस्था के लिए जितना भी जरूरत है वो लगभग सारा, उसका सारा ज्ञान कर डाला। वो चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो कंप्लीट व्यवस्था, मतलब पूरी एंटायर सिस्टम और एंटायर कॉन्शियसनेस। तो इन दोनों को पूरा अध्ययन कर डाला, पूरा समझ डाला, पूरा ज्ञान कर डाला इनका, और इसके हिसाब से प्रोडक्ट निकला संपूर्ण समाधान। और ये जो संपूर्ण समाधान है, ये वो चीज है कि जैसे ही ये काम करना शुरू करेगी, अभी भी आप देख सकते हैं, अभी ये आप लोगों तक पहुंची है, तो जिन जिन तक भी पहुंच रही है, अभी से उनको खुशी होनी शुरू हो जाती है कि अरे यार ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया, ऐसा हो जाए। वो कोई कुछ समझ नहीं रहे हैं इसके बारे में, लेकिन आप लोग जो समझ रहे हो, जो अभी आप 15-20 लोग, 30 लोग हो, ये जो समझ रहे हो इसको, तो आप समझ रहे हो कि ये कितने काम की चीज है। अभी से फायदा होना शुरू हो जाता है। अभी तो सिस्टम बदला भी नहीं है, अभी तो बस लोगों तक लेके ही जा रहे हैं। तो जब ये व्यवस्था काम करने लगेगी तो कितना लाभ होगा, हर आदमी अपनी इच्छा की जिंदगी जी रहा होगा, कितना लाभ हो गया होगा। तो ये किस वजह से होगा? ये इन अवस्थाओं के ज्ञान का ही परिणाम है। अब तक वैज्ञानिक जो खोज रहे थे, तो वो जो चीज खोज दे रहे थे, जैसे उन्होंने मोबाइल खोजा, तो उनके ज्ञान का परिणाम आया कि मोबाइल का सुख सबको मिला, ऑटोमोबाइल का मिला, डिजिटल सारा है उसका मिला, प्रिंटर है, ये है, वो है, जितना आप सब समझ रहे हो, घर बनाना, जो भी सारे लाभ, खेती, जितने भी अब तक लाभ हुए हैं, तो वो किन्हीं न किन्हीं के खोज के परिणाम है। तो ये जो जागृत अवस्था है, तो इस जागृत अवस्था में ये पूरा देखना कि ये जो चेतन है, ये सुबह उठने से लेके और रात तक किस चक्कर में लगा रहता है, क्यों लगा रहता है। पहले भी लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश की, मगर ज्यादातर ने, मतलब 90% से भी ज्यादा लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया कि ये जो इच्छाएं करता है ये गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए, ये पाप है। बस बोला रोटी पानी तक ठीक है, बस जिंदा रह जाए, बस इतनी वाली जरूरतें वाली चीजों तक बस ठीक है, इससे ज्यादा इच्छा करता है तो पाप करता है, ऐसा बोलते थे लोग। तो उनको क्रिटिसाइज करते, लोग छुप छुप के करते थे, जो कर सकते थे, जिनकी करने की स्थिति थी, तो वो उन इच्छाओं को करते और छुप छुप के पूरा करते, समाज से छुप के। क्योंकि समाज में तो बोल दिया कि ये तो पाप है, कोई देखेगा तो वो बोलेगा पापी है, समाज से बहिष्कार जैसा हो जाएगा, समाज में उसको नीचा देखना पड़ेगा, मानसिक दुख होगा। अब नहीं करे तो वैसे दुख होता है कि कर सकता हूँ, पैसे हैं मेरे पास में, लेकिन अब मैं अगर उसका एंजॉय ना करूँ तो मतलब क्या होगा, मैं कमा के ले रहा हूँ फिर। तो ये उठा पटक चलती आई पीछे से। इसी दौरान में बीच में लोग थोड़े बहुत ज्ञानी, उन्होंने बोला भाई ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ऐसा। तो थोड़ा थोड़ा सुख जो है बढ़ता रहा। और जब से साइंस डेवलप हुई,
साइंस से लोगों के लॉजिक डेवलप हुए, एजुकेशन चली। इसके पहले तो एजुकेशन कुछ ही नहीं, स्कूल स्कूल कहाँ थे सब ऐसे, सब अनपढ़ों का ही संसार था। आज भी आप एक अनपढ़ आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल है, और आज का अनपढ़ तो पढ़े लिखों के बीच रहता है तो थोड़ा सा ज्यादा समझदार हो जाता है। उन अनपढ़ों की बात सोचो जो रहते ही अनपढ़ों में थे, मतलब पूरा एंटायर समाज ही अनपढ़ था, जिनका राजा भी अनपढ़ होता था, बस थोड़ा बहुत दिमाग का तेज होता था, बस हल्का फुल्का, उसी बेस पर वो राजा बन जाता था। तो ये जो ज्ञान है ये एक बड़ी चीज है। तो ज्ञान के बाद ही एक्चुअल में सही से कर्म का उदय होता है। उसके पहले तो जो आप कर रहे हो वो कर्म नहीं है, तीर तुक्का है। वो तुक्का है, मतलब लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। इसीलिए पुराने ग्रंथों में आपको मिल जाएगा कि आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, फल में आपका कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं मतलब कुछ नहीं पता कि उसका फल आएगा भी कि नहीं आएगा, अभी आएगा कि कब आएगा। जो आप सोच रहे हो वही आएगा कि कुछ और भी आ सकता है, माने कुछ भी आ सकता है, सुखद भी आ सकता है, दुखद भी आ सकता है। कोई गारंटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई तो निश्चितता हो गई। अब बिजली आ रही है, आपने बटन दबाया, मोटर चली तो पानी ऊपर आएगा ही आएगा। अब निश्चितता है, जब चाहो जब पानी निकाल लो। पहले तो बारिश पर ही निर्भर था, बारिश हुई तो हो गया, नहीं तो आपका बीज भी पड़ा हुआ गल गया, या बीज डाला तो ज्यादा बारिश हो गई गल गया, बात खत्म हो गई, खराब हो गया मामला। कुछ भी निश्चितता नहीं थी, बस कर्म किए जाओ, फल की चिंता ना करो, ऐसे ऐसे श्लोक आते थे उस समय। लेकिन आदमी तो कोई कर्म करता है तो निश्चित फल के लिए करता है। जब वो कोई कार्य करता है, कोई कर्म करता है, तो उसके दिमाग में रहता है कि भाई मुझे इससे इतना चाहिए। जैसे अभी किसान खेती करते हैं, तो उनके पास जो भी खेती बाड़ी रहती है तो उनका एक आइडिया रहता है कि भाई मुझे इतनी आय तो चाहिए, इससे इतनी आय नहीं मिलेगी तो मेरा जीवन ठीक से नहीं चलेगा। तो गेहूं बोया तो इतना गेहूं तो पैदा होना चाहिए, पैदा भी हो गया तो इस रेट से तो बिकना चाहिए। तो पहले से ज्यादा निश्चितता हुई। बिजली हो गई, ट्यूबवेल करके पानी नीचे से निकाल लिया, जमीन में पानी के स्तर नीचे गई तो नहरें निकाल के वहां का स्तर ठीक कर लिया। देख रहे हो, ये सब ज्ञान से ही हो रहा है। तो ज्यादा निश्चितता होगी तो हम पूरे साल खेती करने लगे, 2 3 4 फसलें लेने लगे। जो पहले कोई 1 1.5 फसल होती थी, वो भी मरी मराई सी। 1 किलो गेहूं बो तो मुश्किल से 1.5 2 किलो 2.5 किलो निकलता था, अभी तो 10 किलो तक निकलता है। आप सोचो कितना गुना सब हुआ ये, और अभी ये और भी बढ़ सकता है। फिर खेती का, मिट्टी का ज्ञान होने लगा कि कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए ज्यादा बढ़िया है, उस हिसाब से और उसमें उन्नतता आ गई। तो ये देखो, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, चीजों की क्वालिटी बढ़ेगी और क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब जागृत अवस्था के ज्ञान के ये सारे परिणाम हैं। और अब जब ये व्यवस्था आ जाएगी तो इस व्यवस्था के आने के बाद जो भी और रह गए हैं गैप, जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं हुआ है, वो सारा हो जाएगा। क्योंकि सारे बच्चों को स्कूल मिलेगा तो उसमें जिसकी, सबकी तो एक जैसी रुचि होंगे नहीं, किसी की उन चीजों में भी रुचि होगी जिनमें अभी कोई खोज खबर नहीं हुई है। तो तब रोज नए नए खोज हो जाएंगी। कभी किसी क्षेत्र में कोई नई खोज हो गई, कभी किसी क्षेत्र में कोई नई खोज हो गई, ऐसे ऐसे न्यूज आया करेंगे। तो ये है जागृत अवस्था का ज्ञान। तो इस जागृत अवस्था के ज्ञान में मैंने जो हिस्सा उठाया, मैंने जो क्षेत्र उठाया, वो उठाया चेतन का। और क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही था कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, तो व्यवस्था का क्षेत्र इसमें अपने आप आ गया, इंक्लूड हो गया। तो मैंने इसको जाना, इसको जानने के बाद में फिर ये सारे सारे गणित भाग, गुणा भाग किए सब, तो एक व्यवस्था का जन्म हो गया। ये पूरी व्यवस्था मैंने लिख दी, सारी निकल आई। तो ये कैसे करके निकल आई, ये बाहर के, अभी मैं बाहर के ज्ञान वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ। क्योंकि पहले तो मैं उसी में चिंतन मनन करता था ना, अंदर के दूसरे हिस्सों पर तो बाद में गया। पहले तो मैं यही देखता था कि यार मैंने झूठ बोला तो मुझे लाभ हो गया, मैंने सच बोला तो मुझे हानि हो गई, नुकसान हो गया। तो ये क्यों बोल रहे हैं कि मुझे सच बोलना चाहिए। ये क्वेश्चन उठ गया, कहाँ में उठा, जागृत वाले व्यवहार में उठा। मैं ऐसा व्यवहार क्यों करता हूँ जागृत में, दूसरा ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा किस लिए कर रहा है, ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं, क्या इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है।
हम लोगों से क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से ये उठा पटक, लड़ाई, मार धाड़, चोरी चपट, बलात्कार, ये सब हो रहे हैं। तो इन सारे ही चीजों को करता 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 मुझे समझ में आई बात। फिर मैं इसी सहारे अंदर गया, तो मुझे संयोग से एक ऐसी प्रक्रिया भी मिल गई जिस प्रक्रिया को मैं पहले विश्राम के लिए क्या करता था, रेस्ट करने के लिए क्या करता था, उसी प्रक्रिया में संयोग से मुझे अंदर एंट्री मिल गई कि मैं स्वप्न में जगा हुआ चला गया, सुसुप्ति में जगा हुआ चला गया। तो वहाँ का ज्ञान, विज्ञान जो है वो सब मुझे आने लगा। अभी तो बोलूंगा ज्ञान ही आने लगा, विज्ञान तो अब शुरू होगा, क्योंकि विज्ञान के लिए तो मैंने अब काम करना शुरू किया है। तो वहाँ का ज्ञान आने लगा, मुझे समझ में आने लगा यहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी क्या उपयोगिता है, यहाँ क्या हो जाता है बाहर में होने से, इनका उसका क्या संबंध है। तो ये फिर स्वप्न अवस्था, फिर सुसुप्ति अवस्था, फिर तुरीय अवस्था, ये सब चीजें निकली। लेकिन बड़ा समय मुझे लगा जागृत अवस्था के लिए, और बात भी सीधी सी है, जागृत अवस्था का हिस्सा बड़ा है, 18-16 घंटे का है। और वो भी जो हम सोते हैं, तो सोते तो हम चलो अंदर हैं, मगर हमारा शरीर तो बाहर की अवस्था में ही पड़ा रहता है। माने अगर बाहर अनकंफर्टेबल है तो हम सो भी नहीं सकते ठीक से। तो कुल मिला के देखे तो 24 घंटे ही है जागृत अवस्था की बात। तो हमें तो 24 आवर, 24 घंटे कंफर्टेबल चाहिए ना। अगर कंफर्टेबल नहीं होगा तो सो भी नहीं सकते ठीक से, नींद भी नहीं आएगी। मच्छर है तो नींद नहीं आएगी, टेम्परेचर सूटेबल नहीं है तो नींद नहीं आएगी या मुश्किल से आएगी, उतना रेस्ट नहीं होगा, अनकंफर्टेबल सपने आएंगे, टेंशन रहेगी, ठीक से आंख नहीं खुलेंगी, रेस्ट नहीं होगा। तो 24 घंटे एक तरह से, तो ये जो जागृत अवस्था, ये बड़ी अवस्था है। कोई आदमी दूसरा झूठ बोल रहा है, गलत बातें मुझे बता रहा है, क्यों बता रहा है, सही बोल के कि ये सही है, उसने खुद ने आइडेंटिफाई नहीं किए हैं अंदर, खुद ने कंफर्म नहीं किए हैं, फिर क्यों इस ढंग से बता रहा है कि जैसे कंफर्म कर रखी है। उसको एक स्टेप का भी ज्ञान नहीं है, फिर भी अपनी बातों को ऐसे क्यों रख रहा है जैसे बड़ा ज्ञान ही है उसका। तो ये सारी चीजें मेरे सामने आई, और मैं उनको एक एक करके ऐसे करके रखूंगा तो कम से कम आप समझ सकते हो कि हजारों चीजें आई होंगी मेरे सामने, और जिनको मैंने एक एक करके मैं सॉर्ट आउट किया, और फिर बाद में इन चीजों को कंपाइल किया, जोड़ा एक दूसरे से, क्योंकि ये तो टुकड़े टुकड़े का ज्ञान था ना। तो जब ये सारा जुड़ा एक दूसरे से, हा, फिर तो बात समझ में आई। ओहो, क्या झंझट हो रखी है। तब सारे सिरे जो हैं वो मूल में जाके जुड़ गए। ये है सारा खेल, ये है सारा हिसाब किताब। अब ऐसे हिसाब किताब में ऐसी व्यवस्था हो तो ही चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा भाई। और इस चेतना के का जो स्वभाव है, की जो संरचना है, उसमें कोई ऐसा फिर बदलाव हम मूल रूप से नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। ये भी सब समझ में आया। तो आया कि वहां तो कोई मतलब ही नहीं है उस प्रकार का काम करने का। जीवन का उद्देश्य तो सुखी होना ही है, उसको हटा भी नहीं सकते, क्योंकि उसको हटाएंगे तो जीवन ही नहीं रहेगा। ये भी बात समझ में आ गई। अब आप लोगों को मैं अब समझाता हूँ, तो आपसे पहले तो मैं समझा ही हूँगा, तभी आप लोगों को समझा पाता हूँ। तो ये सारे टुकड़ों में जो इस जागृत अवस्था को मैंने जाना, और उसकी उपयोगिताओं को भी धीरे धीरे जानता गया, उसके लाभों को भी धीरे धीरे जानता गया। अब आप लोगों को, जिनको भी मेरे साथ रहने का मौका मिलेगा, जो भी लोग मेरे साथ थोड़ा बहुत ज़्यादा रह पाएंगे, तो वो देख पाएंगे कि मेरा जीवन आज की गलत व्यवस्था में भी कितना सुखद है। उस तरह से कि मेरे पास कुछ खास बाहर के संसाधन नहीं है, फिर भी मैं कम संसाधनों में भी ज़्यादा सुखी रह लेता हूँ। उसकी वजह इसका ज्ञान ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई मतलब की बात है, ये है समझौता ही। क्योंकि वो चीज़ें मुझे मिलती नहीं, और मुझे पता भी है कि मुझे वो मिलेंगी भी नहीं। और अगर मैं प्रयास करूंगा तो मुझे पहले उन्हीं झंझटों में जाना पड़ेगा जिसमें अंबानी है, जिसमें टाटा है, जिसमें आप हैं, जिसमें कोई और है। उन्हीं सारे झंझटों में जाना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना ओशो वगैरह के, सुख की इच्छा करोगे तो दुख भी साथ ही आएगा। अभी सारी व्यवस्था ऐसे ही हो रखी है कि अगर आप सुखों के लिए जाओगे तो उनके साथ में बहुत सारे झंझटों के लिए भी तैयार रहो, और अगर झंझट नहीं चाहिए तो थोड़ा सुखों से कम्प्रोमाइज कर लो, भाई ठीक है, कम में ही काम चला लो।
लेकिन ये किस लिए? क्योंकि मेरा पूरा फोकस जो है वो है इस ज्ञान को निकालने में, इस व्यवस्था को निकालने में, और अब फोकस है इसको आप तक पहुंचाने में। कि ठीक है, मैं थोड़ा कंप्रोमाइज कर लूंगा, मगर ये सबके लिए हो जाएगा। एक बार हो गया तो सबके लिए हो जाएगा। अलग से सबको अपने अपने लिए नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी कोई मेरी जिंदगी कोई बहुत ज्यादा खराब जैसी नहीं रही, संयोग से मुझे थोड़ा ठीक मिलता रहा। मतलब उसे अच्छा भी नहीं बोलेंगे पर ऐसा बुरा भी नहीं बोल सकते। ऐसा इंतजाम मेरी जिंदगी के लिए होता रहा, किसी न किसी के द्वारा। कभी कोई सामने आ गया हेल्प करने के लिए, कभी कोई आ गया, तो मेरा चलता रहा एक मिनिमम लेवल वाला, जिस वजह से मैं इन सब चीजों को खोजने सब में मैं सफल हो गया। तो हो सकता है कि अगर वो सारी हेल्प ना हुई होती तो इतनी एजुकेशन भी ना होती, इतना मुझे समय भी ना मिलता, तो मैं भी बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ रहता, और ये इतना सारा ज्ञान ना निकाल पाता, इसको कंपाइल ना कर पाता, फिर इसमें से व्यवस्था ना निकाल पाता। ये सब नहीं हो पाता। खोजी आदमियों को, रिसर्च लेवल के आदमियों को पूरा फुल फ्री होना चाहिए, तभी वो ये सब करने की स्थिति होती है। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो आउटपुट नहीं आता, वो क्वालिटी, वो ज्ञान नहीं निकल के आता। तो ये जो जागृत अवस्था है, इसका ही बड़ा क्षेत्र है और यही मुख्य अवस्था है। अगर ये सुखी हो तो ही बाकी की और अवस्थाएं सुखी होंगी। बाकी की जो दोनों अवस्थाएं हैं वो सब इसी पर ही निर्भर करती हैं। ये जैसी होगी बाकी दोनों भी वैसी ही होंगी, उनको आप बचा नहीं सकते। ये इतनी प्रमुख अवस्था है, इसका ज्ञान इतना प्रमुख है, इसीलिए इसको रियल बोलते हैं। ये रियल वर्ल्ड है, वास्तविक प्लेटफॉर्म है। बाकी के अंदर जो है वो ज्ञान के लिए और उसके लिए है, उस दृष्टि से रियल है, मगर इस दृष्टि से ये वो आभासी है। तो ये बाहर का आप देख सकते हो कितना एक छोटा 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 ज्ञान, फिर उसको कंपाइल करना, एक सीक्वेंस में लगाना, फिर उसके हिसाब से पूरी व्यवस्था बना देना, फिर उस व्यवस्था को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अलग से व्यवस्था बनाना, इस ढंग से कि लोगों तक पहुंच जाए बिना किसी अड़चन के, लोग समझ भी जाए बिना किसी अड़चन के, हर लेवल के, हर बुद्धि के आदमी उसको समझ जाए। ये सारा का सारा पूरा डिजाइन करना, फिर उतने सारे तरीके लोगों से बात करना, उन्हें समझना, उनके हिसाब से बात करना, मौजूदा जो सिस्टम है उसमें जगह बनाना कि कैसे करके ये व्यवस्था आ जाएगी बिना किसी झंझट के, कम से कम मेहनत में, जल्दी से जल्दी। तो ये सब सारा ज्ञानों से ही होता है, इसके मूल में सब ज्ञान ही है। बिना ज्ञान के ये सारे डिजाइन बनाना, ये समझना, सोचना, बोलना, बताना, ये सब संभव नहीं होता। तो ज्ञान इतनी महत्वपूर्ण चीज है इस दृष्टि से। और ये भी बात है कि सभी लोग उस स्तर के ज्ञानी नहीं होते, इसीलिए ज्ञान को आदमी की व्यक्तिगत स्थिति से नहीं जोड़ा। नहीं तो फिर कोई आदमी सुखी नहीं हो पाता, कम से कम वो लोग तो सुखी नहीं हो पाते जो लोग ज्ञानी नहीं हो पाते हैं गहरे। तो ये ऐसी सेटिंग है कि ठीक है, कुछ है लोग हैं जो जिनको ज्ञान में रुचि रहती है, कुछ लोग हैं जिनको कर्म में रुचि रहती है। तो ज्ञान और कर्म मिलके सभी प्रकार के भोगों को उत्पन्न कर लेता है, पैदा कर लेता है, और उससे सब सुखी होते हैं भोगों के लेवल पर। तो जागृत को आप लोग जितना समझ लेंगे, अभी जो आप लोगों को समझने की बात कर रहे हैं, बाकी तो साइंटिस्ट और वो तो सब चल ही रहा है, आप अगर अपनी जागृत अवस्था को भी समझ लेते हैं तो अभी आप जितने चिंतित होते हैं उससे चिंता कम हो जाएगी। अभी जितनी स्पष्टता आपके अंदर होती है किसी भी चीज को लेके, उन सारी चीजों की स्पष्टता बढ़ने लगेगी, धुंधलापन कम हो जाएगा आपकी लाइफ में। ये आपको लाभ अभी से मिलने लगेंगे। व्यवस्था तो जब बदलेगी तब तो सभी कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ये लाभ अभी आपको मिलने लगेंगे अगर आप अपनी इस जागृत अवस्था को चेतना के संदर्भ में समझना शुरू कर देते हैं कि आप कब क्यों कैसा व्यवहार करते हैं, ऐसा ही क्यों करते हैं, वैसा क्यों नहीं करते, इसमें कारण क्या है, आपके अंदर है कि बाहर व्यवस्था में है। तो इससे आपका अपना व्यवहार स्पष्ट होगा, अपना सोचना समझना स्पष्ट होगा, दूसरों को भी ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे, समझा पाओगे, आप एक ज्ञानी के रूप में प्रतिष्ठित हो पाओगे समाज के बीच में। दूसरे लोग आपसे ज्ञानी के रूप से आपसे कोई लाभ ले सकेंगे,
आपसे ये सेवा ले सकेंगे वो। तो ये अभी चेतना के एस्पेक्ट से इस जागृत अवस्था का ज्ञान करने का आपको ये लाभ होगा और आपसे और लोगों को होगा। और अल्टीमेटली तो जब ये व्यवस्था आ जाएगी तब सबको होगा, उसमें तो कोई नहीं बचेगा। तो अल्टीमेट क्या हो गया कि सभी प्रकार से आदमी सुखी होगा। इस अवस्था का यही लाभ है। इस अवस्था में आपको मालूम चलता है कि हाँ, जीवन का लक्ष्य सुख है। फिर किन किन चीजों से सुख मिलता है, इससे भी मिलता है, उससे भी मिलता है, इससे भी मिलता है, उससे भी मिलता है, इससे भी मिलता है। मुझको जिससे मिलता है दूसरे को उससे नहीं, किसी और से मिलता है। ये सारे ज्ञान होने लगते हैं। संबंधों में क्या समस्या आती है, क्यों आती है, क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या कारण है, ये सब समझ में आने लगते हैं। और यही लाभ चाहिए होता है अल्टीमेट रूप से, कि हम सदैव सुखी रह सकें। इससे ज्यादा तो कुछ चाहिए भी नहीं, किसी को कोई इच्छा भी नहीं होती है। जी, तो आज का मेरे ख्याल है पूरा हो गया। बाकी तो आप किताब तो पढ़ ही लेंगे और उसमें बड़े रूप से लिखा ही हुआ है।